आज मैं मेष राशि पे ही आपको एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब मैं जो वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं इसमें टेक्निकल एनालिसिस होगा और ये टेक्निकल एनालिसिस ज्योतिष के हर उस विद्यार्थी को काम देगा जो ज्योतिष पे रिसर्च कर रहे हैं या कुंडली देखते हैं, कुंडली का एनालिसिस करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि के बारे में मैंने जो चीज़ें बताई थी, पहला ये मंगल भगवान की राशि है, ये मंगल भगवान की मूल त्रिकोण राशि है और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी ये चर राशि है। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि ये धर्म त्रिकोण में राशि पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था। अग्नि तत्व राशि है, मैंने बेसिकली बताया था कि अग्नि तत्व राशि है, ये चर राशि है, ये धर्म त्रिकोण में पड़ती है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे होगा? तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको एकदम डीप जाना पड़ेगा। देखिए, मेष राशि को हम अगर देखें, ज्योतिष में 12 राशियां हैं और सारी राशियां मिलके 360 डिग्री का एक जोडिएक बनाती हैं। तो 360 डिग्री 12 राशियों के लिए है, जिसमें मेष राशि की जो डिग्री है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक है। इसका मतलब 360 राशि को जब हम 12 पार्टों में बांट देते हैं तो एक राशि आती है और एक राशि की डिग्री आएगी 30 डिग्री और उस 30 डिग्री में जो पहली 30 डिग्री है 0 डिग्री से 30 डिग्री तक वो मेष राशि आ जाएगी। तो अब इस मेष राशि में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करने जाएं तो कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमको जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें पुष्कर नवमांश कौन सी डिग्री में आएगा, वर्गोत्तमा नवमांश कौन सी डिग्री में आएगा और पुष्कर भाग कौन सी डिग्री में आएगा। जब भी आप किसी कुंडली का विश्लेषण करें, आप ये देखते हैं कि मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है और वो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो आप इस चीज़ को क्रॉस चेक जरूर करें, कहीं वो पुष्कर नवमांश में तो नहीं बैठा है, कहीं वो पुष्कर भाग में तो नहीं बैठा है। तो दोस्तों, पुष्कर नवमांश क्या है इसको हम आगे के वीडियो में समझेंगे। मैं इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट बेसिकली आज मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं। तो मेष राशि को जब आप एनालिसिस करने जाएंगे तो 0 से 30 डिग्री में कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है और उस डिग्री में, पर्टिकुलर डिग्री में अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उनका रिजल्ट अपने नॉर्मल रिजल्ट से थोड़ा अलग रहेगा। इसका मतलब, एक एग्जांपल लेता हूं, मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसमें एग्रेशन है, मंगल हिंसात्मक ग्रह है। अब इनके कोर नेचर में परिवर्तन आ जाएगा अगर ये मेष राशि में बैठ के भी पुष्कर नवमांश में बैठ जाए। अर्थात कोई भी ग्रह, मंगल नहीं, मंगल हो, शनि हो, गुरु हो, इनके शुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। ये अपने हिंसात्मक नेचर को छोड़ के, अगर मैं सिंपल सा बात करूं तो ये ब्राह्मण बन जाते हैं जो सबके लिए अच्छे हो जाते हैं। तो आपको उस पॉइंट को जानना जरूरी है। ज्योतिष केवल ये विषय नहीं है कि मंगल मेष में बैठ गया तो अच्छा हो गया, शनि मेष में बैठ गया तो खराब हो गया। शनि मेष में बैठ के कब अच्छा हो गया ये जानना आपको जरूरी है, या शनि मेष में नीच राशि का होने के बाद भी कब अपने पूर्ण फल देगा ये जानना आपको जरूरी है। शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। जनरल ट्रेंड क्या है? आप एक सामान्य व्यक्ति से मिलोगे जिसने ज्योतिष में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया है, वो बोलेगा आपका तो शनि नीच का है, ये खराब परिणाम देगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा कि शनि नीच के हैं। आप जाइए कि नीच में कहीं वो वर्गोत्तम तो नहीं है, नीच में कहीं वो पुष्कर नवमांश में तो नहीं है। अगर वो वर्गोत्तम है तो वो नीच के ग्रह होके भी पूर्ण परिणाम प्रदान करेंगे, 100% रिजल्ट देंगे। अगर वो पुष्कर नवमांश में है तो नीच के ग्रह होने पर भी वो शुभ परिणाम देंगे, वो अशुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पुष्कर नवमांश एक लोटस की बात हो रही है। ये पुष्कर नवमांश आप समझिए, हर राशि में कुछ ऐसी डिग्रियां हैं स्पेसिफिक जिसमें ग्रह जाके बहुत ही शुभ परिणाम देने लगता है। ऐसा नहीं है कि उस ग्रह के अशुभ परिणाम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि उसके अशुभ परिणाम न्यूनतम हो जाएंगे और वो ग्रह व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य प्रदान करने वाले ग्रह हो जाएंगे। तो मेष राशि में पुष्कर नवमांश को जानना जरूरी है। 30 डिग्री में की जो मेष राशि है इसमें जो 7वां नवमांश है, 7वां नवमांश मतलब देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री में टोटल 9 नवमांश होते हैं। तो एक नवमांश 0 डिग्री से 320 डिग्री का होता है। तो पुष्कर
नवमांश जो पड़ रहा है मेष राशि में, वो 7वां नवमांश और 9वां नवमांश पड़ रहा है। और 7वां नवमांश मतलब 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। मतलब मेष राशि में कोई ग्रह अगर 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक बैठा हुआ है तो वो तुला नवमांश में जाएगा और तुला नवमांश पुष्कर नवमांश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मेष राशि में कोई ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री पे बैठा हुआ है तो वो पुनः किस में जाएगा, पुष्कर नवमांश, और वो धनु नवमांश है यहाँ पे। मतलब 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक अगर कोई ग्रह धनु नवमांश में बैठ जाए, मेष राशि में ग्रह पड़ा है लेकिन नवमांश किस में चल जा रहा है, धनु में, तो पुनः वो पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। तो मेष राशि में 2 नवमांश पुष्कर हुए, एक तुला नवमांश जो 7वां नवमांश पड़ेगा और एक 9वां नवमांश, 9वां नवमांश अर्थात धनु नवमांश। ये पुष्कर नवमांश की श्रेणी में आ गए। यहाँ पर ग्रह आएंगे तो कौन से ग्रह इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने शुभ प्रभाव तो जरूर देंगे, कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव उनके कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट होता है, हर राशि में एक पर्टिकुलर ऐसी डिग्री होती है जहां ग्रहों की शुभता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेष राशि 30 डिग्री की है, लेकिन एक डिग्री उसमें 21वीं डिग्री जो है वो मेष राशि का वो पार्ट है जो सबसे शुभ पार्ट है, और इसको बोलते हैं पुष्करा भाग। और ये नवमांश, ये जो भाग है ये भी तुला नवमांश में पड़ेगा। आप इंदिरा गांधी की कुंडली लिखाइए, उठा लीजिए, आप दुनिया के जितने फेमस व्यक्ति हैं उनकी कुंडली उठाइए, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की कुंडली उठाइए, और सामान्य व्यक्तियों में भी उनकी कुंडली उठाइए जो अपने जीवन में धनी है, सौभाग्यवान है, लक्ष्मीवान है, जिनके जीवन में उन्होंने मैक्सिमम सुख को भोग किया है, उनके आपको कई प्लैनेट पुष्कर भाग में पड़े दिखेंगे या पुष्कर नवमांश में पड़े दिखेंगे। तो मेष राशि में अगर एक सिंगल डिग्री मैं बोलूं तो 21वीं डिग्री जो है वो पुष्कर भाग में जाएगी। ये 21वीं डिग्री भी 7वें नवमांश में पड़ेगी, मतलब तुला नवमांश में पड़ेगी। तो 3 चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में, 0 से 30 डिग्री की जो टोटल मेष राशि है उसमें पुष्कर नवमांश 7वां नवमांश पड़ रहा है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, 9वां नवमांश 26 डिग्री 40 मिनट से 30 मिनट तक, और पुष्कर भाग 21वीं डिग्री। ये तीनों डिग्रियां आपको याद रखनी है। इसमें प्लैनेट अगर बैठे हैं तो वो शुभ परिणाम में वृद्धि करेंगे। ये हो गई पुष्कर नवमांश की बात। अब दूसरा पार्ट लेते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस का, वो है वर्गोत्तमा नवमांश। मेष राशि में जो पहली 3-20 डिग्रियां हैं, मतलब 0 डिग्री से 3-20 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक की जो डिग्री है, अर्थात मेष राशि का जो पहला नवमांश है वो मेष नवमांश पड़ेगा, मतलब वो वर्गोत्तमा नवमांश हो गया। देखो राशि भी मेष पड़ रही है और नवमांश में भी मेष नवमांश आ रहा है। तो जब राशि और नवमांश दोनों सेम हो गया तो ये क्या हो गया, वर्गोत्तमा नवमांश हो गया। तो मेष राशि में ये जो पहला नवमांश है जो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 3 डिग्री 20 मिनट तक जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट बैठ गया तो वो भले नीच का है, भले शत्रु क्षेत्री है, भले मित्र में है, लेकिन उसका बल बढ़ गया, वो अपने ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करने में सक्षम है। क्वेश्चन क्या है कि वो रिजल्ट शुभ होंगे या शुभ, तो ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह शुभ है या शुभ। अगर वो योग कारक ग्रह है तो वर्गोत्तम होने के कारण वो पूर्ण रूप से अपने योग कारक फल देगा। शुभ ग्रह है तो वर्गोत्तम होने के कारण पूर्ण रूप से योग कारक शुभ फल देगा। तो वर्गोत्तम होने के कारण उसका जो पावर था वो पावर बढ़ गया, उसकी रिजल्ट देने की कैपेसिटी बढ़ गई। भले वो नीच का ग्रह है, भले शनिदेव नीच के हैं, लेकिन वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। पहले अगर 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठ गए तो नीच के होने के बाद भी वर्गोत्तम हो जाएंगे और उनकी फल देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट जो है मेष राशि का, ये आपको याद रखना है। मेष राशि में जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अश्विन नक्षत्र। मेष राशि का जो पहला नक्षत्र है वो 0 से 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विन नक्षत्र पड़ता है, और ये अश्विन नक्षत्र केतु देव का नक्षत्र है। और ये अश्विन नक्षत्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसी नक्षत्र में 0 से 10 डिग्री तक सूर्य भगवान उच्च के हो जाते हैं। दोस्तों ज्योतिष में आपने हर जगह सुना होगा, कई जगह सुना होगा कि सूर्य भगवान मेष में उच्च के हो जाते हैं। कई उसका रीज़न भी देते हैं
कईयों का कहना है कि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, इस कारण उच्च के हो जाते हैं। कई बोलते हैं कि मेष राशि पूर्व दिशा में उदित होती है, इसलिए उच्च के हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन मैं किसी भी व्यक्ति के ज्ञान में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, और मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि ये सब रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनसे भी एक अच्छा रीज़न अगर हम देखें कि सूर्य देव मेष राशि में उच्च के क्यों होते हैं, तो आप इसको समझिए। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। और मेष राशि में जो केतु का नक्षत्र पड़ रहा है, अश्विन नक्षत्र, वो कहाँ पड़ रहा है? वो धर्म त्रिकोण में पड़ रहा है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। भाई 12वें भाव में केतु जब बैठता है तो बोलते हैं कि व्यक्ति मोक्ष के लिए जन्म लिया है, अर्थात कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो आपकी कुंडली के 12वें भाव में अगर केतु देव बैठ जाएं तो ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति जीवन में कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करेगा जिससे वो मोक्ष की ओर आगे बढ़े, अर्थात ये मोक्ष प्राप्ति का पहला सिग्नल होता है। केतु को मोक्ष कारक ग्रह माना गया है अपने ज्योतिष में। तो सूर्य भगवान मेष राशि में केतु के नक्षत्र में, जो नक्षत्र धर्म त्रिकोण में पड़ रहा है, उच्च के हो रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र का जो पहला 10 डिग्री है वो वहां पर सूर्य स्वयं उच्च के हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप टेक्निकली देखेंगे तब जाके आप कुंडली का एनालिसिस कर पाएंगे। कभी इस तरीके का माइंड सेट ना बनाएं कि मेष राशि में नीच का ग्रह बैठ गया तो वो पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएगा, मेष राशि में अशुभ ग्रह बैठ गया तो ये अशुभ फल ही देगा, या कोई ग्रह मेष राशि किसी ग्रह के लिए शत्रु राशि है तो वो अशुभ फल ही देगा। आपको रिसर्च करना है, आपको जनरल प्रेडिक्शन नहीं सीखने हैं कि आप बुक्स से रीड करें और जनरल प्रेडिक्शन करें कि मेष नहीं है या मेष में शुक्र बलवान नहीं है। भाई मेष राशि में शुक्र देव अगर तुला नवमांश में चल जाएं और पुष्कर भाग में चल जाएं 21 डिग्री में, तो आप उनको नहीं बोल सकते कि वो शुभ फल नहीं देंगे, वो शत्रु के घर बैठ गए हैं, एकदम नहीं बोल सकते। आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ताकि आप प्रिडिक्शन सही तरीके से कर पाएं। दोस्तों इस तरीके से आज मैं मेष राशि से मैंने प्रारंभ किया। अब मैं मीन राशि तक जाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है मेष राशि के बारे में, उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने 12 वीडियो की सीरीज बनाई है जहां मैं बिगनर, जहां पर मैंने बस ये चीज़ें बताई हैं कि मेष राशि क्या है, इसका साइन का नंबर क्या है, और ये अग्नि तत्व है कि इसके कब ये बलवान होती है। वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम स्टार्टिंग में ज्योतिष में सीखते हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो बेसिक वीडियो देखने के बाद ये टेक्निकल वीडियो जरूर देखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जाएँ। अगर आप फ्री कुंडली चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो कुंडली भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।